आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक रहता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इससे इसी तरीके से हमने अपनी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी कर लिया था वन बाय वन। और हमने क्या देखा था, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कि हम किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ डिस्कस करनी है कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। ठीक है, तो देखो होता क्या है इन एक्चुअल में, जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट किया, ठीक है, वो किस केस में बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आती है, उन केसेस में करेक्ट वैल्यू आती है जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूट ना तो एसोसिएट होता है सॉल्यूशन में और ना ही डिसोसिएट होता है। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूट ऐसा है कि वो सॉल्यूशन में एसोसिएट हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है, तो अगर उस टाइम पे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वो उसकी वैल्यू क्या आती है, डिफरेंट आती है। ठीक है, या तो कम आएगी या फिर ज़्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसी तरीके से लिखा हुआ है, इफ़ थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बच्चे, कि हमारे पास जो हमारा ठीक है जो मोलर मास आना चाहिए किसी सॉल्यूट के लिए अगर वही आए। ठीक है, थ्योरेटिकल फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, हमारे अकॉर्डिंग उसका मास कितना आना चाहिए, 58.5 ग्राम। सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5 ग्राम। तो मीन्स थ्योरेटिकल वैल्यू शुड बी 58.5 ग्राम। ठीक है, अगर हमने एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अब क्या है, अगर हमने कोई भी फॉर्मूला चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से हमने यूज़ किया, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की और उसकी हेल्प से हमने मास को फाइंड आउट किया, वो वैल्यू हमारी क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाती है देन इट इज़ नॉन एज नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट if value comes out to be different then it is known as abnormal colligative property. ठीक है, and the reason for abnormal colligative property is either association or dissociation of the solute into the solution. ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ बता देते हैं, if experimental colligative property ठीक है, value of experimental colligative property comes out to be greater than theoretical colligative property, it means solute will dissociate. And if experimental colligative property value of theoretical value is greater than experimental colligative property, then solute will associate. क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो हम मास को फाइंड आउट करते हैं वो अगर डिफरेंट आ जाए उसकी थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो उस टाइम पे उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब देखो इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अब ऐसे तो हम अप्लाई कर नहीं सकते ना कि अब हमने सब ये चीज़ें सीख ली हैं कि हम चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो क्या हो जाएंगी, मॉडिफाइड हो जाएंगी। मॉडिफाइड का मतलब क्या है कि जो एसोसिएशन के लिए कोई कांस्टेंट होगा या डिसोसिएशन के लिए होगा, कुछ ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं कि ताकि वो फॉर्मूलेज हमारे पास क्या हो जाए, थोड़े मॉडिफाइड होकर और क्या दें हमें, उसके बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट शो करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इंक्लूड करते हैं एक फैक्टर को और उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, व्हाट यू मीन बाय वेंट ऑफ फैक्टर, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, and the value I is 1 for normal, means normal solute, मतलब क्या है इसका, solute with neither dissociate nor associate. But if value of I is greater than 1, it means solute will dissociate, and if solute associate then value of I comes out to be less than 1. ठीक है, अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि कैसे रिजल्ट डिफरेंट आते हैं और रिजल्ट डिफरेंट क्यों नहीं आते। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, ये पहले भी लिखा, ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे NaCl है बच्चे, हमारे पास NaCl है।
ठीक है। NaCl डिसोसिएट होकर के कितने आयंस प्रोड्यूस करता है बच्चे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फॉर एग्जांपल वाटर में ही मान लेते हैं, वाटर में इसको हमने डिसॉल्व किया तो ये 2 आयंस प्रोड्यूस करता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और देखो बच्चे हमें क्या पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ही यही है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली है कि अगर पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, ठीक है। और हमें पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट वो कैसे, देखो ठीक है, इस चीज़ को हमें समझना है वो कैसे होगा बच्चे। देखो डेल्टा TP, ठीक है, जैसे ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा TP को हम किसके इक्वल लिखते हैं, KB इंटू M, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला हम पुट करते हैं, W2 क्या है बच्चे, मास ऑफ सोल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 1000 अपॉन W1, W1 इज गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो हमें तो मोलर मास से रिलेट करना है ना, मोलर मास से, तो मोलर मास और जो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। ऐसे ही रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर के केस में देखो तो हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को तो वो भी वैल्यू ऐसे आएगी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू वही मोलैलिटी W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय में W1, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए आपको। तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 आयंस अगर हमारे पास कोई सॉल्यूट डिसोसिएट हो गया तो मतलब क्या हो गए, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो उतनी ही अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, जैसे सपोज करो हमारे पास NaCl का मास कितना आना चाहिए, हमारे पास NaCl का मास आना चाहिए बच्चे 58.5 ग्राम, ठीक है। बट जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू इसकी कितनी आती है 29.25 ग्राम, अगर हम डायरेक्ट कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा के यूज़ करते हैं। इट मीन्स अ फैक्टर ऑफ 2 शुड बी इंक्लूडेड, मीन्स वैल्यू ऑफ I फॉर NaCl शुड बी इक्वल टू 2, ठीक है। और उसको I से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो उस रिलेशन को। जैसे सपोज करो हम डेल्टा TB से फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या कर दो वहाँ पे डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M, मतलब यहाँ पे KB इंटू M की हेल्प से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 29.25। बट यहाँ पे I की वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी एंड I फॉर NaCl कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स बाय इंक्लूडिंग इवेंट ऑफ I फैक्टर, ठीक है, द रिजल्ट कम्स आउट टू बी करेक्ट। तो इस तरीके से अब ठीक है, अब मेन चीज़ ये आती है कि कौन से सॉल्यूट के लिए I की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, किस टाइप के सॉल्यूट के लिए I की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, उसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये जो डेरिवेशन है ये कई बार एग्जाम में भी आ जाता है, तो इसलिए इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस भी करनी है, आपको रिटन प्रैक्टिस करके देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर व्हेन सॉल्यूट डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले इनिशियली हम ये मान के चलेंगे कि सॉल्यूट 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा है, फिर हम ये मान के चलेंगे कि सॉल्यूट 3 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा है, और उसके बाद हम मान लेंगे कि सॉल्यूट n पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा है, तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद 1 मोल ऑफ सब्सटेंस AB, ठीक है, हमने AB ले लिया और AB डिसोसिएट होकर के क्या बना रहा है, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, मीन्स 2 आयंस आर फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। हमने माना है कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मोल थी, ठीक है। अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है तो यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। हम मान लेते हैं आफ्टर टाइम T लेट अल्फा मोल गेट्स डिसोसिएटेड, ठीक है, +1 में भी किया था इस तरीके का। तो हमारे पास कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T कितनी हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा अल्फा कॉरस्पॉन्डिंगली अमाउंट क्या हो जाता है, फॉर्म्ड हो जाता है ना। अगर अल्फा डिसोसिएट हो गया इसका मतलब क्या है कि अल्फा अमाउंट प्रोडक्ट में
बन रहा है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन के बाद तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस अल्फ़ा। इनिशियली टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे हमारे पास 1 थे, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमारे पास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इट मीन्स कि कितना अमाउंट कितने मोल उसके डिसोसिएटेड हो गए हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1 बाय अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 मीन्स आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। ये किस केस में है, ये उस केस में है जब हमारे पास कोई भी सोल्यूट पार्टिकल 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अब हम केस कंसीडर करते हैं जिसमें 3 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा है हमारा सोल्यूट। जैसे हमारे पास सोल्यूट है AB2 टाइप का और ये डिसोसिएट हो रहा है 3 आयंस में, ठीक है। 3 आयंस कैसे, एक A2 पॉजिटिव का आयन और 2 आयंस हैं B नेगेटिव के, ठीक है। बिल्कुल सेम ही एट टाइम t 0 1 0 0 होगी कंसंट्रेशन, आफ्टर टाइम t 1 माइनस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे 2 आयंस प्रोड्यूस हुए हैं ना बच्चे इसके, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे कितना अमाउंट फॉर्म होगा आफ्टर टाइम t, दैट इज़ 2 अल्फ़ा। तो I की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, देन वैल्यू ऑफ I कम्स आउट टू बी 1 प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, जब हमारे पास सॉल्यूट 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हुआ तो अल्फ़ा के आगे यहाँ पे क्या आया कोफिशिएंट 1, बट जब 3 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आया 2, इट मीन्स लेस देन 1, उससे एक कम कर देंगे, मतलब जितने पार्टिकल्स बनेंगे उससे एक वैल्यू क्या कर दो, कम कर दो। तो अगर हम जनरल फार्मूला बनाएं ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं जनरल, ठीक है, जनरल फार्मूला बनाएं तो हम अगर ये लिखें कि व्हेन सॉल्यूट डिसोसिएट इनटू n नंबर ऑफ आयंस द फार्मूला शुड बी I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो ये बच्चे ये क्या है, कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर है इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे करेंगे कि मतलब जब कोई सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाता है तो हम आई की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, जो ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे आपके पास NaCl है बच्चे, NaCl जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, ठीक है, उनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है 1, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने पढ़ा है ना, ठीक है, +1 में भी हमने पढ़ा है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो 1 होती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फ़ा इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो कई क्वेश्चन में क्या होता है, कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि अल्फ़ा की वैल्यू गिवन नहीं होती, जैसे NaCl गिवन है तो वहाँ पर आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। जैसे NaCl के लिए बात करें, NaCl के लिए बच्चे I की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस n कितना है बच्चे वहाँ पे 2, क्योंकि वो 2 आयंस में डिसोसिएट होता है, 2 माइनस 1 इंटू 1 मीन्स 1 प्लस 1 आ जाएगी वैल्यू। तो NaCl के लिए, ठीक है, 4 NaCl द वैल्यू ऑफ I कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2, ठीक है, एंड 4 MgCl2 वैल्यू ऑफ I कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 आयंस प्रोड्यूस होंगे बच्चे, देखो 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 1, अल्फ़ा की वैल्यू 1, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा 1, ठीक है, मेंशन नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और अल्फ़ा की वैल्यू 1 है। अगर स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी अपने आप हो जाएगा। उसके बाद है बच्चे, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूट एसोसिएट करता है, देखो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं A के, वो ठीक है, n एटम्स है सपोज करो A के, और वो क्या बना रहे हैं, एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे जैसे 2A और 2, अगर वैल्यू n की 2 हो, इसका मतलब है 2 एटम्स हैं A के और वो एसोसिएट होके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल। जैसे हम कहते हैं 2 हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाते हैं, H2 का एक मॉलिक्यूल, मतलब 2 से 1 बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही बच्चे, यहाँ पे हमने n वाला केस लिया डायरेक्ट, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन 1, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। एट टाइम t हम मान लेते हैं अल्फ़ा अमाउंट, ठीक है, गैट्स एसोसिएटेड, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1 माइनस अल्फ़ा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्फ़ा बाय n, ठीक है।
देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कॉमन आएगी इसमें से 1 बाई एन माइनस 1, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाई एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाई एन माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है इन केस ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। तो एसोसिएशन में भी ऐसा ही होगा बच्चे, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डायरेक्टली अल्फ़ा की वैल्यू हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और एन भी वही होगा, जैसे सपोज करो एक डायमर बन रहा है, डायमर बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 बाई एन फैक्टर क्या होगा 1 बाई 2 होगा, मतलब n2। अगर टेट्रामराइजेशन हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा 4 हो रही है। टेट्रामराइजेशन मतलब चार पार्टिकल्स का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। 4 से 1 बन रहा है। डाइमराइजेशन का मतलब 2 से 1 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से, तो इस तरीके से हमें करना है। और फिर हमारे पास मॉडिफाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाएंगी बच्चे, यहाँ पे आई फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम किसके लिए पढ़ते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। वो कॉरस्पॉन्डिंगली आप देख लेना उसके अकॉर्डिंग। तो देखो इसी तरीके से हमें क्या करना है, जैसे डेल्टा टी बी इक्वल टू आई, यहाँ पे भी आई फैक्टर इंक्लूड हो गया, आई फैक्टर इंक्लूड हो गया। तो जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे हम आई फैक्टर कंसीडर करके करेंगे। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू पुट कर दो जो भी आ रही है। अगर हमारे पास कोई सोल्यूट ऐसा है जो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। यूरिया डिसोसिएट नहीं होता, एक ही मॉलिक्यूल है, ना उसकी एसोसिएशन होती है ना उसकी डिसोसिएशन होती है, ठीक है। तो उनके लिए आई की वैल्यू क्या पुट कर दो 1 पुट कर दो, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा सेम, ठीक है। इट मीन्स आई फैक्टर शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 फॉर नॉर्मल टाइप ऑफ सोल्यूट एंड द वैल्यू ऑफ आई comes out to be either greater than 1 or less than 1 in case of dissociation or association, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके साथ हमारा एक चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस बता देती हूँ, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में मेंस में बहुत, ठीक है, मेंस में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो मैं आपको यहाँ पे एक टाइप के कोई एक क्वेश्चन बता रही हूँ, ध्यान से करना। देखो इसमें लिखा हुआ बच्चे, अरेंज द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है 0.001 मोलर NaCl, 0.001 मोलर यूरिया, 0.001 मोलर MgCl2, 0.01 मोलर NaCl। देखो यहाँ पे कंसनट्रेशन तीनों केसेस में तो क्या है सेम है, बट इस केस में क्या है ज़्यादा कंसनट्रेशन है 0.01। तो सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन कैसे करना है आपको, हमसे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। डेल्टा टी बी किसके इक्वल होता है बच्चे, KB इंटू एम के इक्वल। डेल्टा टी बी किसके इक्वल होता है, TB ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन का क्योंकि एलिवेशन हो जाता है ना, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। एंड TB नोट मतलब सोलवेंट, ठीक है। देखो सोलवेंट तो हर एक केस में सेम ही है। सपोज करिए एक्वा सोल्यूशन है ना, तो वाटर के लिए मतलब TB नॉट की वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं वो तो वैल्यू सबके लिए क्या है सेम, इसकी वैल्यू क्या आएगी सबके लिए डिफरेंट। तो इसको ऐसे लिखो, आई को इंक्लूड करो, I इंटू KB इंटू एम। तो सबसे पहले तो बच्चों जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, मतलब मोलालिटी उसके लिए सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी मतलब उसका मतलब क्या है, उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है, तो मोलालिटी भी कॉरस्पॉन्डिंगली क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे TB ऑफ सोल्यूशन भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। इट मीन्स इन चारों ऑप्शन में से जो फोर्थ है, फोर्थ के लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे अब इन तीनों के लिए कंसंट्रेशन तो सेम है, आई फैक्टर देख लेते हैं हम, ठीक है, आई फैक्टर ही डिफरेंट है। देखो इसके लिए आई फैक्टर क्या है बच्चे 2, इसके लिए क्या है 3। यूरिया डिसोसिएट या एसोसिएट होता ही नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, इसके कभी भी आयंस नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितनी आई वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड आएगा, उसके बाद क्या आएगा थर्ड, क्योंकि 3 है इस केस में आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 होगी, इस केस में आई की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये, ठीक है। तो ये आपको करने आने चाहिए। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ठीक है। उसके बाद है बच्चे विच ऑफ द फ्लोइंग एज लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो इस केस में भी सभी में क्या है, कंसनट्रेशन सेम है 1%। अब देखो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। टी एफ क्या होता है, टी एफ नोट सोलवेंट माइनस टी एफ ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये वैल्यू तो सबके लिए क्या होएगी, सेम होगी, पर ये वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो आई इंटू के एफ इंटू एम। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ नोट करने वाली है, जितनी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कम होगा, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव, ठीक है। तो आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए है, तो देखो बच्चे यहाँ पे ग्लूकोज के लिए भी आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी, इसके लिए आई की वैल्यू 1 होगी, सुक्रोज भी नहीं डिसोसिएट होता ना एसोसिएट होता। यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 होगी। तो देखो जिसके लिए लीस्ट पूछा है ना, लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन उतना ही कम होगा। इट मीन्स आंसर शुड बी डी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और हमसे बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। मेंस में बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं प्रदीप वाली बुक में गिवन है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल अच्छे से करना, ठीक है। और फिर अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ लेना।